आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, कल क्या पढ़ा? कल क्या पढ़ा? हाँ, कौन सा सूत्र? हाँ, कार्य और हाँ बेटा, समझना। कल क्या पढ़ाई करी? हाँ, क्या पढ़ाई करी बच्चे लोग? हमने किसके बारे? हाँ, ऊर्जा किसे कहते हैं सबसे पहले तो, है ना? फिर कार्य, कार्य किसे कहते हैं, कार्य का क्या सूत्र है? हाँ, इसके बारे में पढ़ाई करी थी, है ना? फिर हाँ, तो कार्य और ऊर्जा अपना पाठ चल रहा है, ठीक है। और उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। कार्य और ऊर्जा, कार्य किसे कहते हैं ये पढ़ा। फिर कार्य धनात्मक ऋणात्मक होता है ये पढ़ा। फिर अपन ने उसका सूत्र पढ़ा कि कार्य बराबर क्या है, कार्य का सूत्र W बराबर बल गुणा विस्थापन, यही है ना? कार्य बराबर, एक मिनट है, स्टैंड जरा गड़बड़ हो गया। ये छूट रहा है सब। चल छोड़। तो बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो W बराबर F गुणा S, ये हमने सूत्र देखा। और यदि दिशा में कुछ परिवर्तन है, मतलब वस्तु के खींचने की दिशा और बल लगाने की दिशा दोनों में कुछ अंतर है, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये सूत्र का उपयोग करते हैं। कॉस थीटा मतलब वस्तु पर बल लगाने की दिशा और उसमें होने वाले विस्थापन की दिशा में जो कोण बनता है वो कोण, ठीक है। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा हमने देखा। फिर हमने देखा कि कौन से एंगल पर बल किस प्रकार से शून्य होगा। यदि जीरो है, यदि कोण का माप कॉस थीटा का माप 0 है तो W बराबर एफ एस होगा। यदि 90 डिग्री है तो कार्य ही शून्य होगा। यदि 180 डिग्री है तो कार्य ऋणात्मक होगा। फिर कार्य की इकाई देखी कि एस आई पद्धति में कार्य की इकाई जूल है और सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है, अर्ग, है ना। फिर इसमें हमने देखा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है ना। उसके बाद हमने धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य के बारे में भी बात करी। उसके बाद हमने कुछ हल किए उदाहरण के ऊपर बात करी। फिर कल हमने ऊर्जा के बारे में बात करी कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा किसी भी पिंड में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। पिंड में कार्य करने की क्षमता, पिंड में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है। ये कल पढ़ा था क्या? पढ़ा था क्या? देखो, हाँ मैं ही रिवाइज करती हूँ, आप लोग नहीं पढ़ते हो। पिंड में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, इसमें से हमने यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना शुरू किया कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमने 2 प्रकार की देखी। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये स्टैंड का प्रॉब्लम आ रहा है।
यांत्रिक ऊर्जा हमने दो प्रकार की देखी, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो कल हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि गति के कारण जो कार्य होता है उसमें निहित होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, और गतिज ऊर्जा का हमने सूत्र भी देखा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है 1/2 mv²। यहाँ पर m क्या है? तो पिंड का द्रव्यमान, और v क्या है? अंतिम वेग। v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है, अब इस सूत्र पर आधारित एक उदाहरण अपनी किताब में दे रखा है। ये उदाहरण देखो, ये उदाहरण है पेज नंबर 23 पर कि 250 ग्राम द्रव्यमान दिखाई दे रहा है। 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, एक मिनट, 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? ठीक है, ये बात हमें करनी है कि 250 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर प्रति सेकंड वेग की ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? तो सेम जैसे कल मैंने आपको सिखाया कि हमें किन बातों पर ध्यान देना है जब हमें कोई इस तरह फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र का कोई सवाल सॉल्व करना हो, तो पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है। तो हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हम गतिज ऊर्जा का दिमाग में अपने सूत्र लिख लेते हैं, 1/2 mv²। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सवाल में दिया क्या है? तो हमें दिया है, देखिए द्रव्यमान कितना ग्राम में दिया है, 250 ग्राम द्रव्यमान। तो यहाँ हम लिख लेंगे m बराबर 250 ग्राम। ठीक है, फिर हमें दिया है वेग। वेग कितना दिया है? देखो, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है, ये चीजें हमें दी है। ठीक है, अच्छा, ये चीज है ग्राम में और ये मीटर पर सेकंड, दोनों की परिणाम अलग अलग इकाइयों में दी है। मैंने बताया ना कि या तो सीजीएस पद्धति होनी चाहिए या तो एमकेएस होनी चाहिए। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई बात, है ना, एक इसमें दे रखी है एक, तो हम क्या करेंगे, इस 250 ग्राम को किस में बदल लेंगे? हम इस 250 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, है ना। तो कैसे बदलें? तो हमको मालूम है कि 1000 ग्राम कितने के बराबर होते हैं? 1 किलो के बराबर होते हैं। तो 250 ग्राम कितने के बराबर होंगे? तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन मार्क, तो x लिख लिया। तो 1000/250 बराबर 1/x। ठीक है, 0 से 0 काटा, 25 चौक, एक मिनट, एक मिनट, एक, हाँ, पेज नंबर 23 है बेटा। ठीक है, तो आंसर आएगा 1/1000 गुणा 250 ग्राम, पेज नंबर 23, है ना। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करें, दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाए तो 0 आएगा और फिर 0.250 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1000 को मतलब किलोग्राम को ग्राम में और ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं वो मालूम है ना। हाँ, तो यहाँ पर आएगा 0.25 ग्राम। ठीक है, तो अब अपने को दोनों चीजें मालूम है, इस सूत्र में m भी मालूम है, v भी मालूम है, तो सूत्र में इनकी कीमत रख देते हैं। 1/2 m की कीमत 0.25 और v की कीमत 2 का स्क्वायर। तो 1/2 गुणा 0.25 गुणा 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर तो 2 गुणा 2, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो अपने पास आंसर आया 0.25 गुणा 2, 25 दूनी कितना होता है? 50।
दशमलव कितने के बाद, 2 के बाद, तो अपना आंसर आ गया 0.50। और ऊर्जा किसमें नापते हैं, तो जूल, तो आंसर आया 0.50 जूल। ठीक है, 0.50 जूल। ठीक है, चलो, तो इस तरह से अपन गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। उसके बाद हम आए स्थितिज ऊर्जा पर, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करते हैं, सबसे पहले तो नाम ही आप समझ जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। नाम, स्थिति के कारण जो पदार्थ की पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थिति के कारण, पदार्थ की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा समाविष्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा लिख लें, क्या है स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, अभी अभी मैंने बताई। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, कौन बोलेगा, अभी अभी तो बताई, पेज नंबर 24 पर। पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण, पिंड की, यहाँ पिंड भी कह सकते हो, पिंड की विशेष स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण पदार्थ की या पिंड की विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, समझ आ रहा है स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि बालों में लगाने वाली रबर बैंड आपने सबने देखी है, ठीक है, उसको खींच कर रखें तो क्या होगा, उसको ऐसे खींच कर रखें, ये बालों में लगाने वाली रबर बैंड नॉर्मल ऐसी है, इसको खींच के रखा, तो अब इसकी स्थिति ऐसी है कि इसको वापस सिकुड़ना ही है, इसकी स्थिति ऐसी है कि अब ये इसको वापस नॉर्मल स्थिति में आना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगी तो भी ये नॉर्मल स्थिति में आएगी। जैसे देखिए, छोड़ने पर ये नॉर्मल स्थिति में आ गई, तो नॉर्मल स्थिति में आने के लिए इसको कुछ कार्य करना पड़ा, तो कार्य करने के लिए इसको ऊर्जा कहाँ से मिली, तो इसकी स्थिति के कारण, इस स्थिति के कारण, ऐसी खींची हुई स्थिति के कारण इसमें जो ऊर्जा है उसको क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा, है ना। अभी ये इसमें ही है, अब इसमें कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि इसकी विशेष स्थिति नहीं है। एक मिनट, हाँ, ये स्टैंड बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। विशेष स्थिति के कारण, अभी तो ये नहीं खींच रहा ना, अभी तो ये वापस लंबा नहीं हो रहा, सिकुड़ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये इसकी ऐसी स्थिति में नहीं है। पर यदि इसको ऐसे खींच दिया जाए तो ये ऐसी स्थिति में है कि इसको वापस आना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता पैदा होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ा जाए, अब आप देखिए तो धनुष के लिए कैसा, ये आपकी ये धनुष होता है, ठीक है, ऐसा आपकी डंडी होती है, अपन पतंग उड़ाते हैं तो आपको मालूम है कि पतंग की डंडी को इस तरह से मोड़कर और यहाँ पर अपन रस्सी बांधकर इसको धनुष के जैसा बना लेते हैं, देखा है ना सबने ऐसा। फिर तीर छोड़ना होता है तो क्या करते हैं, ये जो धागा है इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, धागा पीछे की तरफ खींचकर उसमें तीर को अटकाकर और फिर हम छोड़ते हैं। तो अब इस धागे की स्थिति ऐसी है, इस धागे को खींचने के बाद उसकी स्थिति ऐसी होती है कि उसको वापस नॉर्मल स्थिति में आना ही है ना। तो खींची हुई स्थिति में इसमें कुछ ऊर्जा समाविष्ट होती है, उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई पर संग्रहित किया हुआ पानी, अब अपने को मालूम है कि ऊंचाई पर यदि पानी को रखा है तो उसको नीचे गिरना ही है, क्योंकि ये पानी की प्रकृति है, वो नीचे गिरेगा ही, है ना। तो उस समय पानी में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही वो नीचे गिरने लगेगा तो वो ऊर्जा किस में बदलेगी, वो ऊर्जा बदलेगी
गतिज ऊर्जा में, जिसके कारण पानी बहता है। ठीक है, तो पदार्थ की विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब स्थितिज ऊर्जा का अपन सूत्र ज्ञात करते हैं कि सूत्र कैसे निकालें, मतलब कैसे उसकी गणना करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको एक पिंड लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हमने एक पिंड लिया और उस पिंड का द्रव्यमान है m। पिंड का द्रव्यमान कितना है? m, है ना? ये पिंड है और इस पिंड का द्रव्यमान लिया हमने m। इस m द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी के पृष्ठभाग से h ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें बल लगाना पड़ा। पृथ्वी के पृष्ठभाग से कितनी ऊंचाई पर? भाग से h ऊंचाई पर जाने के लिए हमें कुछ बल प्रयुक्त करना पड़ेगा। अरे अब ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक है, इस m द्रव्यमान वाली वस्तु को मुझे कुछ ऊंचाई पर ले जाना है, इतनी ऊंचाई पर ले जाना है, तो मुझे किसका क्या लगाना पड़ा? उठाने के लिए बल लगाना पड़ा ना, ऊपर उठाने के लिए बल लगाना पड़ा। तो बल कितना? तो अपने को मालूम है F बराबर क्या होता है? m गुणा a। और मैंने कल भी आपको बताया कि यहाँ पर जो ये त्वरण है, यदि वो पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचा नीचा ले जाते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष यदि हम ऊंचा नीचा ले जाते हैं, तो ये जो बल है, ये जो गुरुत्वीय जो ये त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाता है। मतलब F बराबर यहाँ पर mg होगा। F बराबर mg होगा, है ना? गुरुत्वीय, ये क्या है? गुरुत्वीय बल, तो त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। g यहाँ पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो ये बल कितना हो गया? बल बराबर हो गया mg। ठीक है, तो कार्य कितना? तो W बराबर F गुणा S। यही होता है ना कार्य का सूत्र, बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना है? mg, और विस्थापन यहाँ पर हम पृथ्वी पर ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो विस्थापन ऊंचाई के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विस्थापन किसके बराबर होगा? जिस ऊंचाई पर हम वस्तु को लेके गए हैं, तो ये ऊंचाई के बराबर हो गया। यहाँ पर विस्थापन ऊंचाई के बराबर हो गया, तो यहाँ हम s की जगह क्या लिख सकते हैं? h। तो वर्क, ये जो किया गया कार्य है, ये कार्य करने की क्षमता ही क्या है? स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या है? एनर्जी। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसलिए Pe बराबर mgh। भाई यहाँ पर ये जो W है, मतलब कार्य है, ये कार्य किसके बराबर है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। तो कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा, है ना? तो ये स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता पैदा हुई, वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ W स्थितिज ऊर्जा को बराबर हो गया, और स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल ले लिया Pe, तो Pe बराबर आया mgh। तो आप कहोगे कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है Pe, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसके लिए किताब में एक उदाहरण देखिए, पेज नंबर 24 पर उदाहरण दिया हुआ है। देखिए, 10 मीटर ऊंची इमारत की टंकी में 500 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी संग्रहित किया है, तो पानी में समाविष्ट स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। टंकी कितनी? सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है? तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो उसका सूत्र दिमाग में आ जाना चाहिए। तो सूत्र क्या है? mgh। सूत्र क्या है? mgh, यही सूत्र है ना, mgh। ठीक है, अब m कितना है? यहाँ पर m है, कितना दिया है? कितना पानी है? 500 किलोग्राम। g कितना है? मैंने कल बताया, स्थिर मान 9.8। और h कितना है? h कितना है? ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर ऊंची टंकी। तो इन सबको गुणा करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा? देखो,
5 छट्टे 40 की 0, हाथ से लगा 4, 5 नाम 45, तो 49, 49। और कितनी 0, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 0 और ये, ठीक है। अच्छा, दशमलव कितने के बाद, 1 के बाद, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 1 के बाद दशमलव, तो अपना आंसर आया 49000 जूल। ये आंसर किस में आएगा, जूल में, क्योंकि एम और एच, एम किलोग्राम में है और एच जो है वो मीटर में है, तो एसआई पद्धति में ऊर्जा की इकाई है जूल। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करी। अब उसके बाद आए ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण, है ना। उसके लिए आप पेज नंबर 25 पर चित्र देखो, पेज नंबर 25 सबने निकाला हुआ है। हाँ, देखो कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। खिंचा हुआ रबर का टुकड़ा, ये तो अपन ने अभी अभी देखा। वेग से आने वाली मोटर, वाष्प के कारण बनने वाली कुकर की सीटी, दिवाली में बजने वाले पटाखे, विद्युत पर चलने वाला पंखा, चुंबक का उपयोग करके कचरे से लोहे को बाहर निकालना, जोर से आवाज होने पर खिड़कियों के कांच का टूटना। ऊर्जा का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण किया जा सकता है। उदाहरण, दिवाली में पटाखे फोड़ने से रासायनिक ऊर्जा ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बराबर है। पटाखा किसका बना होता है, तो केमिकल्स का बना होता है, रसायन का बना होता है ना। अब ये रसायन जब पटाखा फूटता है तो उससे आवाज भी होती है, उसमें प्रकाश भी निकलता है और गर्मी भी पैदा होती है ना। तो ये किस में बदल गया, 3 चीजों में बदला, ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ कितनी ही ऊर्जाओं के उदाहरण दिए हैं। देखो, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन दोनों का एक दूसरे में किस तरह से बदलाव होता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा से क्या चला, पंखा चला, है ना। तो विद्युत ऊर्जा किस में बदली, यांत्रिक ऊर्जा में। और जनित्र चलाकर वापस विद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है। जनित्र मतलब आप समझते ही हो कि पानी अपन ने देखा है बांधों पर क्या करते हैं, बांध बनाते हैं ना नदियों पर, तो पानी को ऊंचाई पे संग्रहित करते हैं, फिर उसको बारी मतलब छोटे छोटे छिद्रों में से पानी को प्रवाहित करते हैं, तो उसका वेग बहुत हो जाता है। और जब उसका वेग बहुत हो जाता है और नीचे जनरेटर लगे होते हैं, जनरेटर घूमने लगते हैं। जनरेटर घूमते हैं यानी जनित्र घूमते हैं, तो विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे, तो विद्युत ऊर्जा से आपका बल्ब जला तो आपको क्या मिली, रोशनी मिलती है ना। बल्ब या लाइट जलाते हैं तो रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो विद्युत ऊर्जा से आपका बल्ब जला तो प्रकाश ऊर्जा मिली, और सूरज की प्रकाश ऊर्जा से सौर सेल द्वारा अपन वापस विद्युत ऊर्जा की निर्मित कर सकते हैं। सौर सेल मालूम है ना, सूरज से आजकल तो मुंबई के हर एक स्टेशन के ऊपर आप देखोगे कि बड़ी बड़ी सौर सेल, मतलब एक बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हुई होती हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी को किस में बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा, देखिए इसका तो बड़ा अच्छा अपने को उदाहरण मालूम है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है द्वितीयक सेल के द्वारा, और वापस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है प्राथमिक सेल के द्वारा। उसके बाद ध्वनि ऊर्जा में देखिए, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। कैसे, तो आप जब ये क्या चलाते हो, बड़े बड़े वो होते ना साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम बोलते हो ना, वो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, तो उनको बिजली की करंट की जरूरत होती है कि नहीं, प्लग लगाते हो कि नहीं, है ना, लगाते हो क्या प्लग, तभी तो वो साउंड सिस्टम, हाँ तभी तो वो साउंड सिस्टम चालू होता है। तो आपने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया, ध्वनि ऊर्जा में। और ध्वनि ऊर्जा से सूक्ष्म श्रवणी, मतलब अभी जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो मैंने कान, ये क्या लगा रखा है, माइक्रोफोन लगा रखे हैं,
आप लोग भी मेरी आवाज सुन रहे होगे तो माइक्रोफोन से सुन रहे होगे, है ना? सुन रहे हो कि नहीं? तो इसमें ध्वनि ऊर्जा पहले विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है और फिर आप तक आती है, फिर वापस ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इस तरह ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में और दूसरे रूप को पुनः दूसरे किसी और रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इन उदाहरणों से आपको ऊर्जा का रूपांतरण समझ में आया होगा। उसके बाद है ऊर्जा की अविनाशिता का नियम, कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे, परंतु आज आप क्या करोगे? आज का होमवर्क है कि आप स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के सूत्र, फिर ऊर्जा रूपांतरण का ये वाला जो चित्र है पेज नंबर 25 पर 2.5, ये वाला जो चित्र है, ये चित्र अपनी कॉपी में बनाकर रखोगे। अच्छा, परीक्षा में भी इस चित्र पर बहुत सारे सवाल होते हैं। हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस में से कहाँ पे भी खाली छोड़ दिया या यहाँ एरो लगा रखे हैं, यहाँ पर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल इस चित्र पर भी पूछे जाते हैं, है ना? चलिए, पर एक और चीज यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये थोड़ा रह गई, कि अजय और अतुल की टेबल पर रखी एम द्रव्यमान की गेंद की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को कहा गया। उनके उत्तर क्या आएंगे? ये अलग होंगे क्या? इस आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष होती है। अजय के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई और अतुल के सापेक्ष गेंद की ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए अजय और अतुल की सापेक्ष गेंद की स्थितिज ऊर्जा अलग अलग आएगी। क्यों आएगी इसकी? तो इसका आंसर भी दे दिया, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। ऊंचाई अलग तो स्थितिज ऊर्जा भी अलग। चलिए, तो ठीक है, आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपना। कल हम आगे की चर्चा करेंगे ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अपना ये पूरा पाठ पढ़ के रखना है। जो होमवर्क रोज देते हैं वो होमवर्क रोज करके रखना है ना? और बाकी बच्चों को भी बोलिए कि यदि आप लोग प्रेजेंट नहीं दोगे तो आपको 9th की फाइनल परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। लगभग 75% जितनी अटेंडेंस होना जरूरी है, और ये अटेंडेंस आपको गूगल मीट के आधार पर ही मिलेगी। व्हाट्सएप पर आप प्रेजेंट टीचर भेज दोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको क्लास अटेंड करनी जरूरी है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। कल वापस से शुरू करेंगे अपना ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। और मैं जो सवाल पूछती हूँ तो वो सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। भले याद मत करो, परंतु कम से कम किताब में देखकर तो बता सकते हो। किताब में देखकर तो बता सकते हो ना कि ऊर्जा की परिभाषा क्या है, कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य का सूत्र क्या है, धनात्मक कार्य कब होता है, ऋणात्मक कार्य कब होता है। तो ऐसे सवालों के डायरेक्ट जवाब आपको किताब में दे रखे हैं, तो फिर आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है? फटाफट पन्ना पलटा और देख लिया। ठीक है, इसलिए कल से आप लोग जवाब भी दीजिए। चलिए, बंद करते हैं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है। बंद करते हैं।